मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 26 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर पे। देखिए, आज के सभी करेंट अफेयर बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए, साथ में आप 2018, 2019 और 2020, ठीक है, इन तीनों सालों का जो करंट अफेयर ये फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब की पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इनको डाउनलोड कर लीजिए और आराम से पढ़ते रहिए। आने वाली परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कीजिए। और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि 16 जुलाई 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये 835 मिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ कितना हो गया। देखिए, डेट वाइज एग्जाम में पूछा जाता है कि किस तिथि को जो आंकड़ा प्रस्तुत हुआ उसमें उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा। तो यहाँ पे डेट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 16 जुलाई 2021 को सप्ताह समाप्त हुआ था, तो उस दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 835 मिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ हो गया 612.73 अरब डॉलर। ये अमाउंट याद रखेगा। देखिए, यहाँ पे मैं आपको चार चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। इन चारों को अगर आप प्लस करेंगे तो ये वाला अमाउंट मिल जाएगा। जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसमें शामिल होता है विदेशी मुद्रा संपत्ति, ठीक है। ये कितना रहा 16 जुलाई 2021 को, ये रहा आपका 568.748 बिलियन, ठीक है। और गोल्ड रिजर्व कितना रहा 37.333 बिलियन। और आईएमएफ के साथ एसडीआर कितना रहा 1.548 बिलियन डॉलर। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जो रिजर्व की स्थिति है ये रही आपकी 5.1 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो इन चारों को अगर आप प्लस करते हैं तो आपको एक्चुअल जो विदेशी मुद्रा भंडार है भारत का पता चल जाता है, ठीक है। तो ये चारों परिसंपत्तियां जो इनको प्लस करने पर भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये टोटल काउंट कर लिया जाता है। तो इन चारों को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 612.73 अरब डॉलर। और दूसरा प्रश्न कि बैंक विद अ सोल इक्विटास पुस्तक को किसने लिखा है। देखिए, बैंक विद अ सोल इक्विटास पुस्तक को लिखा है डॉक्टर सी के गैरयाली ने। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बहुत तेज़ी से बोलता हूँ, तो देखिए यूट्यूब पे ही आपका एक 3 डॉट मेनू दिखेगा, वहाँ पे सेटिंग आएगी, वहाँ पे आप वीडियो की जो स्पीड है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वहाँ सेटिंग से आपकी प्रॉब्लम होती है, वहीं से आप मेरी बोलने की स्पीड को नियंत्रित कर सकते हैं। तो अगर आप स्पीड बढ़ा देंगे तो मेरी स्पीड और तेज़ हो जाएगी, उसको कम कर देंगे तो आपको नॉर्मल मेरी आवाज़ लगेगी। तो उसको सही कर लीजिएगा आप, ठीक है। देखिए, बैंक विद अ सोल इक्विटास पुस्तक को लिखा है डॉक्टर सी के गैरयाली ने। देखिए, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पूर्व गवर्नर हैं दुव्वूरी सुब्बा राव, इन्होंने डॉक्टर सी के गैरयाली के द्वारा लिखित इस पुस्तक बैंक विद अ सोल इक्विटास का विमोचन किया था। तो देखिए, बुक्स एंड ऑथर के पोर्शन में ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि बैंक विद अ सोल इक्विटास पुस्तक को किसने लिखा है। इसको लिखा है डॉक्टर सी के गैरयाली ने। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसने पूर्व सांसद याल मंचिली शिवाजी के द्वारा लिखित पुस्तक पल्लेकू पट्टाभिषेकम का विमोचन किया। तो देखिए, जो आपकी ये पुस्तक है पल्लेकू पट्टाभिषेकम, ठीक है, इसका विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। और ये पुस्तक जो आपकी है पल्लेकू पट्टाभिषेकम, ये पुस्तक ग्रामीण भारत और कृषि पर आधारित है। और आपको बता दूं इसके लेखक कौन है। इस पल्लेकू पट्टाभिषेकम पुस्तक के लेखक हैं याल मंचिली शिवाजी, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की पैरा निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो देखिए, जो आपकी मध्य प्रदेश राज्य की पैरा निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस है, इन्होंने पेरू इवेंट में हाल ही में गोल्ड मेडल जीता। आपको बता दूं, जो मध्य प्रदेश की निशानेबाज हैं रूबीना फ्रांसिस, इन्होंने पेरू में चल रहे पैरा स्पोर्ट कप में महिलाओं के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने 238.1 अंक हासिल करके तुर्की की आयसेगुल पहली वानलार का जो विश्व रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है, यानी कि इन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया।
और इस जीत ने इन्हें टोक्यो समर पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए कोटा भी दिला दिया है। यानी कि जो टोक्यो समर पैरालंपिक चल रहा है, ठीक है, इसमें अब इनको खेलने का मौका मिल जाएगा। तो रूबीना फ्रांसिस किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से। और ये एक पैरा निशानेबाज है। देखिए पैरा मतलब क्या हो गया, जो दिव्यांग हमारे एथलीट हैं, ठीक है, ये एक दिव्यांग एथलीट हैं, तो उन्हीं को पैरा एथलीट हम कहते हैं। और पांचवा प्रश्न है कि द स्ट्रेंजर इन द मिरर किस फिल्म निर्माता की आत्मकथा है? तो देखिए द स्ट्रेंजर इन द मिरर जो है ये राकेश ओम प्रकाश मेहरा की आत्मकथा है। देखिए एग्जाम में ऐसे प्रश्नों की आपको भरमार मिलेगी। अगर आप पिछले प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए किसी भी एग्जाम का, क्योंकि बुक्स एंड आथर मतलब जो नई नई किताबें रिलीज होती हैं उन बुक्स के आथर यानी कि लेखक का नाम एग्जाम में पूछने का एक ट्रेंड चलता रहा है। तो द स्ट्रेंजर इन द मिरर ये जो है जो आपके फिल्म निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा हैं, इनकी आत्मकथा है। और देखिए इन्होंने इस आत्मकथा को एक लेखिका हैं रीता राममूर्ति गुप्ता, इनके साथ मिलकर जो है इसका लेखन किया है, यानी कि इसका सह लेखन किया है। और देखिए रूपा पब्लिकेशन एक है, तो इसके द्वारा इसको मतलब इस आत्मकथा को 27 जुलाई को पूरे भारत में प्रदर्शित किया जाएगा। तो आज 26 जुलाई है, कल 27 जुलाई है, 27 जुलाई को जो है इसको जो है प्रदर्शित किया जाएगा रूपा पब्लिकेशन के द्वारा। और देखिए आपको बता दूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा जो है कि कुछ प्रमुख फिल्में हैं, इनमें आपका है एक रंग दे बसंती, दिल्ली 6, भाग मिल्खा भाग, और हाल ही में एक फिल्म आई थी तूफान, ठीक है, तो तूफान जैसी फिल्मों के लिए जो है इनको यानी कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा को जाना जाता है। तो अगर परीक्षा में पूछी कि द स्ट्रेंजर इन द मिरर जो है ये किस फिल्म निर्माता की आत्मकथा है, तो ये राकेश ओम प्रकाश मेहरा की आत्मकथा है। और इसका सह लेखन किसने किया है? रीता राममूर्ति गुप्ता ने। और किसने? स्वयं राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने। छठवां प्रश्न है किस राज्य के कछार जिले को राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार दिया गया? तो देखिए जो असम राज्य है, ठीक है, तो असम राज्य के कछार जिले को राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। देखिए असम का जो कछार जिला है इसने गांव में पोषक उद्यान परियोजना के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता है। और स्कॉच पुरस्कार क्या है इसको हम एक लाइन में जानेंगे। देखिए स्कॉच अवार्ड जो है ये 2003 में स्थापित उन लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों को सलाम करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। तो अभी बहुत सारे स्कॉच अवार्ड दिए जाएंगे नेताओं को और संस्थाओं को, ठीक है। तो ये अभी कछार जिले को राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो असम का ये कछार जिला, ठीक है, इसने गांव में पोषक उद्यान, देखिए पोषक उद्यान मतलब न्यूट्रिशियस खाने वाली चीज़ जो है, तो इस परियोजना के लिए ये पुरस्कार जीता है, उसको बढ़ावा दिया था अपने राज्य में। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान की सह संस्थापक गीरा साराभाई का निधन हो गया? देखिए एक संस्थान है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की सह संस्थापक थी गीरा साराभाई, इनका निधन हो गया है। और जो का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है, देखिए इसके कई सारे ब्रांचेज हैं पूरे भारत में। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी? 1961 में। आठवां की गांव बुरा किस राज्य की प्रशासन प्रणाली से जुड़ा एक शब्द है? देखिए सभी लोगों को मैं अलर्ट कर दे रहा हूँ पहले ही, ये शब्द याद रखिएगा, गांव बुरा, ये है क्या? देखिए जो गांव बुरा शब्द है ये असम राज्य की प्रशासन प्रणाली से जुड़ा एक शब्द है। आपने देखा होगा अभी पंचायत चुनाव हुए थे तो वहाँ पे प्रधानी का चुनाव हुआ था, ठीक है, तो गांव बुरा और प्रधानी ये दोनों कोरिलेट है। कैसे है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए हाल ही में असम मंत्रिमंडल ने घोषणा की कि जो जिला प्रशासन होगा तो इसके ग्राम स्तर यानी कि गांव स्तर के जो पदाधिकारी होंगे गांव बुरा, ठीक है, तो गांव बुरा को अब गांव प्रधान कहा जाएगा। देखिए अंग्रेजों के समय में होता क्या था, जो गांव का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता था उसको मुखिया अपॉइंट किया जाता था, जिसको आप ग्राम प्रधान या प्रधान कहते हैं या फिर सरपंच भी कहते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। तो जो मुखिया अपॉइंट होता था ये क्या करता था, गांव के भूमि और राजस्व से संबंधित मामलों की देखरेख करता था। और इन्हें जो है असम में गांव बुरा नाम दिया जाता था। देखिए जो सबसे बुजुर्ग है उसको गांव बुरा नाम दिया जाता था। लेकिन अभी क्या है, जो ग्राम स्तर के पदाधिकारी बने हैं, मतलब जो नए नए चुनाव हो रहे हैं पंचायत लेवल के गांव में, तो वहाँ पे युवा भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि अब लोकतंत्र है, कोई भी प्रधान बन सकता है, जो चुनाव जीतेगा जनता के द्वारा चुन के आएगा। तो इसीलिए अभी इससे बुरा शब्द को हटा दिया गया है। देखिए बुरा का मतलब हो गया असमिया में जो है बूढ़ा, ठीक है, असमिया भाषा जो होती है इसमें बुरा का मतलब क्या हो गया, बूढ़ा। तो इसीलिए बुरा शब्द को जो है अब बदल दिया गया है। अब जो है जो गांव बुरा होगा
इसको अब गांव प्रधान कहा जाएगा, जो आपके यहाँ ग्राम प्रधान, सरपंच या फिर मुखिया कहा जाता है। ठीक है, अभी देखिए मेरे बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते करते प्रधानी का चुनाव जीत गए हैं, उन सभी को बधाई। चुनाव तो मैंने भी लड़ा था, लेकिन मैं चुनाव हार गया। एक बार मैंने कोशिश की, सोचा कुछ बदलाव लाऊं गांव में। देखिए मेरा टारगेट था कि अगर मैं चुनाव जीतता प्रधानी का, तो अपने यहाँ मैं लाइब्रेरी बनाता, 400 मीटर का ट्रैक बनाता, ताकि जो बच्चे पुलिस वगैरह में जाना चाहते हैं वो इस ट्रैक पे दौड़ें और अपना फिजिकल मेंटेन करें। मैंने ये भी सोचा था कि मैं बच्चों को जो है फ्री में बस यात्रा प्रोवाइड कराऊंगा चुनाव जीतने के बाद, ताकि जो लोग आर्मी में या पुलिस में जाना चाहते हैं उनके लिए एक स्पेशल बस बुक कर दूं, और जहाँ पे भी इनका ये भर्ती सेंटर हो वहाँ पर हो जाए, उनके खाने पीने की जो है व्यवस्था की जाए। मतलब मेरे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे, लेकिन जनता को क्या चाहिए, जनता को चाहिए दारू मतलब इस दारू ने पूरा चुनाव का खेल बिगाड़ दिया। तो खैर ऐसा होता रहता है, जनता को विकास नहीं चाहिए, चुनाव के समय में जनता को दारू चाहिए। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट किया। तो देखिए दुनिया का जो पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर है, इसको चीन ने एक्टिवेट किया है। स्वच्छ परमाणु रिएक्टर क्यों नाम दिया गया है? देखिए कॉमनली जो है जो आपका परमाणु रिएक्टर होता है, इसमें यूरेनियम यूज किया जाता है, लेकिन इसमें जो है जो आपका नया वाला ये परमाणु रिएक्टर है, जो कि स्वच्छ परमाणु रिएक्टर कहा गया है, इसमें जो है चीन क्या करेगा, तरल थोरियम यूज करेगा। ठीक है, और जो तरल थोरियम होता है ये पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित रहेगा। और देखिए जो आपका ये दुनिया का जो पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर है, इसको चीन के वुबेई के रेगिस्तान शहर में संघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स की एक टीम ने विकसित किया है, और इसकी टेस्टिंग अभी चल रही है। ये परीक्षण पहले ऐसे वाणिज्यिक रिएक्टर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो कि वर्ष 2030 तक निर्माण के लिए निर्धारित है। चूँकि इस प्रकार के रिएक्टर के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में काम करने में ये सक्षम होगा। जो दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर है, जो कि चीन के द्वारा कहाँ पे बनाया गया है, चीन के वुबेई के रेगिस्तानी शहर में संघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स की एक टीम के द्वारा। 10वां की ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच यानी कि सिंगल मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है आज का, और ये इम्पोर्टेंट भी है। देखिए जो आपके सुमीत नागल हैं, ठीक है, तो सुमीत नागल ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंस सिंगल्स, ठीक है, तो मेंस सिंगल्स मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। और आपके दिमाग में सवाल ये उठ रहा होगा कि ओलंपिक खेलों में जो सिंगल्स मैच था, पहला सिंगल्स मैच ये किसने जीता, तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। देखिए जो सुमीत नागल, इन्होंने ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने के लिए इस मैच में डेनिस इस्तोमिन को जो है हराया था, और सुमीत नागल ने 2 घंटे 34 मिनट तक चले इस मैच में जो है इस्तोमिन को 6-4, 6-7, 6-4 से मात दी थी। और अब उनका सामना जो दूसरा दौर होगा, उसमें दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव से होगा। ठीक है, तो ये मैच समाप्त हो जाएगा, तो उसका अगला अपडेट मैं दे दूंगा कि इन्होंने फाइनल में जीती कि नहीं। देखिए इसके पहले जीशान अली, ठीक है, जीशान अली ने सियोल ओलंपिक 1988 में टेनिस पुरुष एकल स्पर्धा में पराग्वे के विक्टो काबा लेरो को हराया था। ठीक है, तो ये पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिन्होंने क्या किया था, ओलंपिक गेम्स में सिंगल्स मैच जीता था। कौन? जीशान अली। उसके बाद फिर लिएंडर पेस का नाम आता है दूसरे नंबर पर। जो आपके लिएंडर पेस, इन्होंने ब्राज़ील के फर्नांडो मेलीजेनी को हराकर जो है अटलांटा ओलंपिक 1996 में ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता था। और देखिए जो आपके लिएंडर पेस है, ठीक है, तो लिएंडर पेस के बाद कोई भी भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक में एकल मैच नहीं जीत सका है। तो इसके बाद जो है अब कौन आ गया है, सुमीत नागल। ये सुमीत नागल जो है ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं अब। ठीक है, तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन डे पे। देखिए आज के क्वेश्चन डे का पहला प्रश्न है कि 2020 टोक्यो खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, बताइए जल्दी से। दूसरा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किसे जो है टोक्यो ओलंपिक का प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर अपॉइंट किया है, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा, क्योंकि ओलंपिक से संबंधित जितने भी मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, इसको आपको क्या करना है, एक अलग पेज बनाना है अपने नोटबुक में, और ओलंपिक से संबंधित डेली जो प्रश्न मिलेंगे उसको आप अलग से नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो अब तक टोटल 3 प्रश्न मैं बता चुका हूँ ओलंपिक से संबंधित। और देखिए तीसरा प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल किस देश में बनाया गया, बताइए।
चौथा है कि किस व्यक्ति को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 नामित किया गया है, बताइए। और पांचवा कि AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 कौन चुनी गई हैं, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। तो का पहला प्रश्न था कि विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। और दूसरा था कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको हम 23 जुलाई को मनाते हैं। और तीसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2021 के लिए वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी, तो ये रहेगी 6%। और चौथा था कि हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है, तो ये देखिए ये देश आपका चीन है। और पांचवा था कि G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी किस देश ने की, तो ये मेजबानी इटली के द्वारा की गई थी। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, कल के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो इसी के साथ बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।